अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का दिन शुरू हो गया होगा, उसका आगाज़ हो गया होगा और बहुत अच्छा हुआ होगा। और अगर आप लोगों का दिन का आगाज़ अच्छा नहीं हुआ तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने घबराना नहीं है और परेशान नहीं होना, क्योंकि हम आ चुके हैं आपके दिन को मज़ीद अच्छा बनाने के हवाले से। तो मैं हूँ मुनीबा आसिफ और हमेशा की तरह आज भी अपने प्रोग्राम में हम कुछ अच्छे मौज़ूआत पर बात करेंगे। कुछ ऐसे गेस्ट हैं जिनसे आपकी मुलाकात कराएंगे जो कहीं ना कहीं हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सल्यूशन भी हमें देंगे। लेकिन उससे पहले आज जो अपने प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रही हूँ और जिस पर मैं बात करने जा रही हूँ, जिस मौजू के ऊपर बड़ा ही कह ले कि इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, जो बज़ाहिर तो शायद हमें बहुत सादा सा लगता है, लेकिन इसकी अहमियत हमारी ज़िंदगी और आने वाली नस्ल के लिए बहुत ज़्यादा है। आज का मौजू है माहौलियात की हिफाजत का, कि कैसे ये हमारी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी का इम्तिहान भी बन गई है, क्योंकि दुनिया के सब ममालिक इस पर अपने अरबों डॉलर्स खर्च कर रहे हैं और इसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हो चुके हैं। हमारे पास चूँकि वसाइल कम हैं और मसाइल ज़्यादा हैं, तो हमें हुकूमत की राह देखने के बजाय ख़ुद कुछ करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। अक्सर जब हम बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जगह जगह पे हम प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक की बोतलें और कचरे के ढेर हमें नज़र आते हैं। हमें अपने लिए तो साफ़ और ख़ूबसूरत माहौल पसंद है, मगर शायद दूसरों के लिए नहीं है। माहौल का ख्याल रखने के लिए ना हम खुद कुछ भी नहीं करते हैं और ना ही बज़ाहिर करना चाहते हैं। अगर हम अपने हिस्से का कह लें कि प्लास्टिक का इस्तेमाल तर्क कर दें या उसका इस्तेमाल कम से कम कर दें तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो हमें ये सारी बातें जहन में रख कर ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि माहौलियात की सफाई की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ, दोबारा से कहूँगी, सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की नहीं है, बल्कि हमारी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। जनाब, अब कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। अक्सर हम लोगों में से ना जो जिनकी उम्र बढ़ना शुरू हो जाती है ना, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ थकन का शिकार होने की शिकायत भी हम लोग करते हैं और इसका ताल्लुक़ आम तौर पर ग़िज़ाई कमी से जोड़ा जाता है। और जिस्म में इसकी कमी को पूरा करने के लिए हम लोग जो है मुख्तलिफ़ सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल भी करते हैं। और ये सप्लीमेंट्स या विटामिन्स हमें कह लें कि टैबलेट्स की शक्ल में, बहुत से मशरूबात की शक्ल में या पाउडर्स की सूरत में भी मिल जाते हैं, जो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, मतलब जो हमें कह लें कि डेफिशिएंसी हुई होती है उसमें मदद देते हैं। जहाँ इन सप्लीमेंट्स और मल्टीविटामिन्स के कुछ फ़वाइद हैं, वहीं इनके इस्तेमाल से हमारी सेहत पर नुकसानात भी हो सकते हैं, जो लोगों की नज़र से ओझल होते हैं। क्योंकि अक्सर लोग जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होते हैं और वो ख़ुद से सप्लीमेंट्स और मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं कि शायद उनसे वो जिस्मानी तौर पर सेहतमंद हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ख़ुद से इनका इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए। तो आज के हमारे सेगमेंट पर हमने इसी पर बात करनी है कि क्या सप्लीमेंट्स और मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो किस तरह करना चाहिए और किन किन को करना चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सहर चावला मौजूद हैं, जिनको आप टीवी पर देखते रहते हैं और बहुत ही अच्छा बोलती हैं, बहुत ही टू द पॉइंट चीज़ों को हाईलाइट करती हैं। तो डॉक्टर सहर, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच मुनीबा फॉर द वार्म वेलकम। डॉक्टर सहर, आज हमने मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंट्स पे बात करनी है। डाइट के वाले से भी हम बात करते रहते हैं, मुख्तलिफ शोज़ में आपको भी हमने बुलाया होता है। तो आज डाइट्स के साथ साथ मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंट्स का कितना अहम रोल है? अच्छा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि somebody is talking about that। अगर आपको मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है, और दूसरा पॉइंट, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। किन लोगों को अगर ज़रूरत भी है तो उनको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए? प्रेग्नेंट औरतें, अच्छा, ठीक है, सिवाय कुछ के जो मैं आगे बताऊंगी, जो औरतें बच्चों को दूध पिला रही हैं, ओके, ठीक है। तीसरा, जिनको लिवर के, जिगर के अमराज का प्रॉब्लम है,
और चौथा जिनको किडनी, वो इसलिए क्योंकि आपका लिवर और किडनी आपके मेडिसिन और सप्लीमेंट्स को मेटाबलाइज करता है, उसको प्रोसेस करता है न्यूट्रिएंट्स में कि वो जिस्म को बायो अवेलेबल हो, यानी जिस्म को फायदा पहुंचाएं। अगर आपका लिवर और किडनी ठीक काम नहीं करे, मैंने कहा पहले मैं इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं, तो इसका मतलब है कि उस पर लोड ऑलरेडी ज्यादा है, अगर आप सप्लीमेंट्स लेंगे तो वो आपके जिस्म पर लोड ज्यादा डालेगा। दूसरी बात, हमेशा कोशिश करें, और आप डिसाइड नहीं करेंगे कि आप सप्लीमेंट्स लेंगे या नहीं, ये आपका कॉम्पिटेंट डॉक्टर डिसाइड करेगा, और कॉम्पिटेंट डॉक्टर, नलायक डॉक्टर के पास ना जाए, वो डिसाइड करेगा कि आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत है या नहीं। और अगर आपका डॉक्टर लाइक है तो वो हमेशा पहले कोशिश करेगा कि वो आपको ऑर्गेनिक फूड बेस्ड प्रोडक्ट्स के थ्रू ट्रीट करने की कोशिश करें। अगर आप डाइट प्लान के थ्रू, जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को ट्रीटमेंट प्लान्स बना के देती हूँ, ट्रीट नहीं हो सकते तो उसके बाद मैं ऑर्गेनिक फूड बेस्ड प्रोडक्ट्स इंक्लूड करती हूँ। मैं तो खैर अपनी ब्रांड भी रन करती हूँ पाकिस्तान में। और अगर आप उसके थ्रू भी ट्रीट नहीं हो सकते तो फिर आप सिंथेटिक सप्लीमेंट्स की तरफ जाते हैं। और अगर आप सिंथेटिक सप्लीमेंट्स की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले मैं ख़वातीन की तरफ आना चाहूँगी। हर वो औरत, चाहे वो 20 साल की है लेकिन उसने बच्चा पैदा कर लिया, विटामिन डी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। और कैल्शियम, एक और चीज़, कैल्शियम का एक बड़ा फेमस सप्लीमेंट पाकिस्तान में मिलता है जिसको ऑरेंज जूस की तरह होता है, ठीक है, दैट इज अटर बुलशिट। वो जो हम टेबलेट डाल के पानी में डाल के पीते हैं, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। चाहे वो उस मखसूस ब्रांड का हो, किसी और ब्रांड का हो, सारी लड़कियों को मैं बताना चाहती हूँ नहीं लेना, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखिएगा, सस्ती चीज किसी वजह से सस्ती होती है बिकॉज मोस्टली वो घटिया होती है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक्चुअली सस्ता है, तो वो इसी वजह से आपके पास बहुत रेडिली अवेलेबल है मार्केट में। मैं आपको बिकॉज हमारे पास डॉक्टर्स एनफ रिसर्च नहीं करते हैं ना। अगर आप एनफ, मैं डॉक्टर या किसी भी इंसान की बात करूं, एक कारोबारी इंसान अगर नलायक है तो उसने एनफ रिसर्च नहीं किया, अगेन मैंने कहा कॉम्पिटेंट डॉक्टर के पास जाए। एक इंजीनियर अगर नलायक है तो उसकी खड़ी की बिल्डिंग गिरेगी। एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट अगर नलायक है तो उसके पेशेंट का अल्सर कभी ट्रीट नहीं होगा, ठीक है ना। तो आई एम सो सॉरी टू से, बट बहुत सारे, मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, आई एम नॉट अ डाइटिशियन, मैं खुद भी मेडिकल डॉक्टर हूँ, बट आई एम वेरी सॉरी टू से, बट हमारी फ्रेटर्निटी के डॉक्टर्स रिसर्च नहीं करते सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स, जो कि करनी चाहिए, मगर बहुत सारे लाइक भी हैं जो करते भी हैं। सो द थिंग इज दैट कि कैल्शियम कार्बोनेट इंक्रीजेस द प्रोपेनिसिटी टेंडेंसी ऑफ किडनी स्टोन्स। आपने जो कैल्शियम लेना है वो आपने हर औरत में लेना है, कैल्शियम सिट्रेट लेना है, कैल्शियम सिट्रेट लेना है। कैल्शियम सिट्रेट की खूबसूरती ये है कि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, मील्स के भी साथ लें तो आपको उतना ही अच्छा है जिस भी ब्रांड का लें। किस फॉर्म में हमें मैं बताने लगी हूँ, ये आपको टैबलेट की फॉर्म में मिलता है, स्लाइटली एक्सपेंसिव होता है। कैल्शियम सिट्रेट आपने हर औरत को 400 मिलीग्राम ट्वाइस डेली विद मील्स लेना चाहिए। लेकिन अगर आपकी फैमिली में, मैं भी आपको कहती हूँ सप्लीमेंट्स में मैं पूरा दिन बात कर सकती हूँ, लेकिन चलें जितनी कर लें, अगर आपकी फैमिली में ऑस्टियोपीनिया है या आर्थराइटिस है या ऑस्टियोपोरोसिस है तो माँ बनने का भी इंतजार ना करें। 25 की एज से आप विटामिन डी 10,000 इंटरनेशनल यूनिट डेली। अच्छा, अब विटामिन डी का कहते हैं जी, वो टेबलेट खा लेते हैं, कैप्सूल खा लेते हैं, यहाँ पर वो इंजेक्शन मिलता है, वो ले लेते हैं, तो वो ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। देखिए जी, विटामिन डी आपके पास डाइट में इतना वेल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जिसम में बनता कहाँ से है? सनलाइट से। सनलाइट से तब बनेगा जब वो नंगे जिस्म पे पड़ेगा। यहाँ तो कोई भी बीच पे नहीं पड़ा होता पाकिस्तान में, जहां तक मुझे पता है ना। हाँ, तो है ही नहीं है, हो भी तो हम कहाँ जाके पढ़ सकते हैं। सो द थिंग इज दैट कि विटामिन डी कहाँ से बनेगा, और विटामिन डी भी आपकी स्किन में जब एब्जॉर्ब होता है ना सनलाइट से, तो वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, D3 में कन्वर्ट नहीं होता, उसको पहले जिगर में जाना होता है पहले प्रोसेस के लिए, फिर उसको गुर्दे में जाना होता है दूसरे प्रोसेस के लिए। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, पॉसिबल ही नहीं है सनलाइट से कम मेरे मुल्क में किसी के जिस्म में सही विटामिन डी बन जाए। इजी वे है, इजी वे है। विटामिन डी का सप्लीमेंट बहुत सेफ है, लिया करें। मेरे पास जितनी भी क्लाइंट्स आती हैं रोज, सबको ऑलमोस्ट, क्योंकि औरतें जो हैं आपके पास 30, 35, 40 साल से ऊपर, आधी औरतें जो मेरे ऑफिस में आती हैं डिप्रेशन का शिकार इसलिए जिसमें विटामिन डी की कमी है, लेथार्जिक फील होता है आपको, और बड़ा सस्ता है विटामिन डी का इंजेक्शन। तो आप मसल में कितना ले सकते हैं वो, और कितनी देर हमें लेना है? अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपने रिपोर्ट के झांसे में नहीं आना। हमारे इस लफ्ज को कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में सब रिपोर्टिंग। अच्छा, आपके पास अक्सर लोग भी आएंगे, आप चाहे बड़ी से बड़ी लैब का विटामिन डी का रिजल्ट लेकर आ जाएं, 35 या 30 होगा तो लिखा होगा ऑप्टिमल, नहीं, 35 और 30 ऑप्टिमल नहीं होता। अगर आपका विटामिन डी 40 से नीचे है तो आपने 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का इंजेक्शन अपने पट्ठों में लगवाना है हर 10 दिन बाद। और ये आपने 3 महीने तक लगवाना है, और 3 महीने बाद आपने टेस्ट रिपीट करवाना है।
अगर आपका 40 से 70 के बीच है तो यही डोज 2 लाख की आप 1 लाख कर दें, और अगर 70 से ऊपर है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा डॉक्टर सहर चावला, जिस तरह आप कह रही हैं कि टेस्ट के बाद ये कराना है, बहुत सी औरतें हैं टेस्ट के बगैर ही हम लोग वो जो कैप्सूल्स होते हैं वो खा लेते हैं। नहीं, टेस्ट के बगैर नहीं। देखिए जी, हर 6 महीने बाद आपके सर्टेन सेट ऑफ बेसलाइन टेस्ट जो हैं वो रिपीट होने चाहिए, जिसमें आपका विटामिन डी, आपका सीरम B12, आपका CBC, ब्लड पिक्चर, आपका थायराइड प्रोफाइल, आपके LFTs, आपके RFTs और आपका लिपिड प्रोफाइल ये इंक्लूडेड होता है। ये तो हर इंसान को, चाहे आप हेल्दी भी फील करते हैं, आप पूरे बॉडी का टेस्ट करा लें हर 6 महीने बाद। ये सिर्फ आपने खून का वो कतरा देना है और आपके ये 6 के 6 टेस्ट आपको लैब दे देगी कि हर एक को 6 महीने बाद कराने हैं। अगर हम 6 महीने बाद अपने रेगुलरली ये टेस्ट कराते रहे तो हमें पता नहीं लग जाएगा कि हमें कब विटामिन डी की जरूरत है और कब नहीं। चलिए विटामिन डी की और कैल्शियम की बात होगी, अब आयरन की कमी सबसे ज्यादा औरतों में पाई जाती है, उसके लिए क्या करना चाहिए, किस तरह के सप्लीमेंट से मल्टीविटामिन्स खा सकते हैं? एक सप्लीमेंट है जिसके मैं अगेंस्ट हूँ और वो आयरन सप्लीमेंट है। उसकी रीजन है, इससे नहीं कि आयरन सप्लीमेंट बुरा होता है, इसलिए आपके पास कि आयरन की कमी मोस्टली आयरन की कमी की वजह से नहीं होती है, आयरन की कमी मोस्टली आपके पास गट खराब होने की वजह से होती है। अगर मैं आपको बता दूं कि 70% लोग जो आयरन की कमी के साथ आते हैं उनकी कॉज आपके पास ये है कि उनके स्टमक में तेजाब कम बन रहा है, तो अगर वो आयरन सप्लीमेंट भी लेंगे तो वो तो एब्जॉर्ब होगा ही नहीं। उसकी रीजन क्या है? आपके जो स्टमक का तेजाब होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, इन सबको एब्जॉर्ब करने के लिए। जिन लोगों 35 साल की उम्र के बाद हर इंसान के स्टमक में तेजाब कम होना शुरू हो जाता है। अब जिन लोग, अच्छा और किसके जिस्म में ये कम हो सकता है? जो लोग एंटासिड्स ले रहे हो, जो लोग पेन किलर्स ले रहे हो, जो लोग एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, जो लोग स्टीरॉइड्स ले रहे हो, जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रहे हो, इन सब के स्टमक में भी आपके पास तेजाब जो है वो कम होता है। अब जब स्टमक का तेजाब ही कम होगा तो आप फकियां लेते रहे सप्लीमेंट की, वो नहीं होगा। इसलिए जब तक आपको डायग्नोज नहीं होगा कि आपको आयरन की कमी क्यों है, यू कैन नॉट ट्रीट आयरन डेफिशिएंसी। अगेन आयरन सप्लीमेंट इज अ वेरी टफ नट। आयरन का जो सप्लीमेंट होता है इट इज वेरी टफ ऑन योर स्टमक, मोस्टली या वो आपके पास क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन करता है, डायरिया करता है। exactly. आप पहले जाके इसको रूट कॉज पे ट्रीट करें, और उसके बाद मैंने आज तक किस बीमारी का क्लाइंट मेरे पास नहीं आता, इस वक्त 26 मुल्कों में मेरे क्लाइंट्स हैं, आज तक मैंने किसी को आयरन सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब नहीं किया। फिर क्या करें? एक भी मैं आपको रीजन बताऊं, आयरन की कमी की रीजन आपके पास विटामिन B6, B9 और B12 की कमी से भी होती है। अगर आप विटामिन B6, B9 और B12 की कमी अगर आप डायग्नोज नहीं कर पाते हैं, आपका डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पाता, वो इसको ट्रीट नहीं कर पाता, तो आप जितना मर्जी आयरन ले लें आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब आयरन की कमी हमारे पास होती क्यों है? आपका गट खराब हो सकता है, खवातीन में होती है क्योंकि हमारे यहाँ खवातीन को आदत है अपना ख्याल ना रखने की, डाइट अच्छी नहीं लेते हैं। जो लोग वेजिटेरियंस, आजकल औरतों में ये बड़ा ट्रेंड है, हाय मैं तो रेड मीट नहीं खाती। आप रेड मीट नहीं खाती, आप में खून की भी कमी है और अक्ल की भी कमी है, क्योंकि IQ भी कम होता है अगर आपके पास आप डाइट में रेड मीट कम लें। अच्छा। तो और इम्यूनिटी भी लो हो जाती है अगर आप रेड मीट ना खाएं। दूसरा, जिन औरतों को एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी हो जाए, फाइब्रॉइड्स हो जाए, बहुत हैवी मेंस्ट्रुएशन हो जाए, जिनको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाए, उसकी वजह से भी सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हो सकती है। बहुत सारे लोग, इतने सारे लोग हैं, यकीन करें आप, जो मेरे ऑफिस में आते हैं और जिनके इंटेस्टाइन में पैरासाइट है, तो वो आपका विटामिन B12 खाता रहता है, आपकी बॉडी में आयरन बन ही नहीं सकता। क्या करें फिर? इसका हल क्या है? हल यही है कि आप रूट कॉज पे पहुंचे। मेरे ख्याल से 10 तो मैंने आपको कॉजेज बता दिए। आपका जब कॉज डायग्नोज होगा तो उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होगा। आयरन सप्लीमेंट की तरफ जाने की जरूरत नहीं। और मुनीबा, मेजॉरिटी केसेस में आयरन की कमी, अगर मैं मर्द और जनरल पॉपुलेशन को मिला लूं, मर्दों में तो लेस कॉमन है। अच्छा। लोग रेड मीट नहीं खाते। अच्छा, दूसरा आयरन के हवाले से मैं पूछना चाहती हूँ, अगर किसी को कमी होती है ना, तो एक आपको पता है वो टेबलेट से मिलती है, सर्बेक्सी जिसका नाम है, कहती हैं जी फेमस है। हाँ, बड़ी फेमस है, हर कोई यही खा रहा होता है, साइड टेबल पे पड़ी होती है और किसी कि जिसको आयरन की कमी है, किसी और चीज की कमी है, तो ये खा लो, इसमें से A से लेके Z तक सारे मल्टीविटामिन्स है, वो खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? अच्छा, मैं सबसे पहले बात बताऊं, जो वो वाले मल्टीविटामिन्स होते हैं ना, जिसमें आपको पीछे 10-12 मिनरल्स लिखे नजर आ रहे होते हैं, वो सबसे ज्यादा बेकार होते हैं। क्यों? एक टर्म होती है आपके पास मेडिकल लैंग्वेज में, रिकमेंडेड डेली अलाउंस RDA। जब तक किसी भी मिनरल या विटामिन का जो भी प्रिस्क्रिप्शन होगी सिंथेटिक सप्लीमेंट की, RDA अचीव नहीं होगा, तब तक वो आपकी बॉडी में असर ही नहीं कर सकता। मोस्टली मल्टीविटामिन्स में ये जो रंग बिरंगे 10-12 पीछे लिखे होते हैं, उनमें से सारे RDA के नीचे होते हैं, तो जिस समय तो वो कमी पूरी कर ही नहीं रहे हैं। सर्बेक्सी कोई बुरा सप्लीमेंट नहीं है, सर्बेक्सी सप्लीमेंट अच्छा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हर एक को सिर्फ सर्बेक्सी का ही पता है, और जिसको नहीं भी जरूरत वो सर्बेक्सी खा रहा है, और जिसको जरूरत उससे बेटर सप्लीमेंट की है वो भी सर्बेक्सी ही खा रहा है।
मतलब ये इतना बुरा नहीं है, सही है। Cervix is a good supplement ठीक है। if needed, but there are supplements that are way better than Cervix. ओके, लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो तो खा सकते हैं ना। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो तो बेचारे Cervix भी नहीं खा सकते, वो तो प्याज नहीं खा सकते, लेकिन अगर मतलब कोई है रास्ता तो फिर आप खा लें Cervix। ठीक है, वो हाँ, खा लें। तो जी। उसकी क्या टाइमिंग्स होनी चाहिए? अगर वो कहते हैं जी मील के साथ खाएं या एम्प्टी स्टमक खाएं, या कैसे खाना चाहिए? Cervix का क्योंकि आपके पास एक बड़ा मेजर कंपोनेंट आपके बी विटामिन्स और जिंक होते हैं, इनको कभी भी मील के साथ नहीं लेते हैं। उसकी रीजन ये है कि जिंक जो होता है ना वो आपके स्टमक की तेजाबियत के साथ इंटरेक्ट करता है। मील के बाद स्टमक तेजाब की सिक्रीशन ज़्यादा करता है, अल्लाह ताला की तरफ से उसका स्टिमुलस होता है ताकि वो खाने को डाइजेस्ट कर सके। अगर आप उस टाइम जिंक लेंगे ना तो वो उसको तंग करेगा। तो Cervix और दूसरा बी विटामिन्स वाटर सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को हमेशा एम्प्टी स्टमक लिया जाता है। तो Cervix या आप एम्प्टी स्टमक लें या खाने के 2.5-3 घंटे बाद लें, अगर आप लेना ठीक है। मील के साथ आपने बिल्कुल नहीं लेना है। अच्छा, दूसरा मैग्नीशियम की कमी भी बहुत ज्यादा कहते हैं, इसके हवाले से बताइए। इसके लिए कौन से मल्टीविटामिन्स खा सकते हैं या कहीं और से किस तरह नेचुरल तरीके से ले सकते हैं? अच्छा, मैग्नीशियम आपके पास प्रेजेंट है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, मैग्नीशियम आपके पास नट्स और सीड्स में प्रेजेंट है। अब मैग्नीशियम और पोटेशियम एक इंसान को जितना चाहिए होता है ना, उसके लिए उसको दिन में 7 कप ऑफ सब्जियां खाने की जरूरत है, जो कोई भी नहीं कर सकता। 7 कप? या तो आप ऑर्गेनिक ग्रीन पाउडर्स अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखें, जैसे मेरी ब्रांड के हैं ऑर्गेनिक ग्रीन पाउडर्स, उसका आप 1 टीस्पून लें, पानी में मिलाएं एंड यू कैन डू दैट। या फिर जो दूसरा रास्ता आपके पास है, अगर आपको बहुत ज्यादा मैग्नीशियम की कमी है, अब आपको कैसे पता लगेगा आपको बहुत ज्यादा मैग्नीशियम की कमी है? आपको एंजाइटी भी हो सकती है, आपको रात को ठीक तरह नींद नहीं आती है, आप सोते हैं लेकिन आपकी 1-2 बजे आंख खुल जाती है, आपकी टांगों में, वो पंजाबी में हमारे कहते हैं ना खलियां, क्रैम्प्स बहुत ज्यादा पड़ते हैं, आपके पट्टे बहुत ज्यादा खिंचते हैं, आपको नॉट्स बहुत ज्यादा पड़ जाती हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपको मैग्नीशियम की कमी है। अब इस सूरत में आपने कौन सा सप्लीमेंट लेना है? मैग्नीशियम सप्लीमेंट 3 तरह के होते हैं, मैग्नीशियम सिट्रेट, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, मैग्नीशियम लैक्टेट। सबसे पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड आपने नहीं खरीदना, और अगेन ये वही घटिया सप्लीमेंट है जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मिल रहा है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन भी है, उसके आपके कैमरामैन हंस रहे, मैं सच्ची बातें ही करती हूँ, ठीक है? अगर आपको कॉन्स्टिपेशन भी है ना, ये टेंस पट्ठों के साथ, तो आप मैग्नीशियम सिट्रेट लेंगे। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, आपने मैग्नीशियम सिट्रेट नहीं लेना, प्लीज मुझे आपको डायरिया हो जाएगा। अच्छा। फिर आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लेंगे। इसकी क्लासिकल डोज होती है 400 से 500 मिलीग्राम। और अगर आपको ये पट्ठों की उसके साथ आपके टेंस होने के साथ साथ जो है आपको ब्रेन फॉग भी है, आपका फोकस ठीक नहीं है, आपकी क्लियर थिंकिंग नहीं है, तो आप मैग्नीशियम थ्रियोनेट लेंगे। Yes. और ये मार्केट से मिल जाता है? ये इजीली नहीं मिलते हैं। अच्छा, बट दे हैव अमेजिंग रिजल्ट्स। अब मेरा क्लाइंट पूल ही ऐसा कि दे कैन अफोर्ड इट, और वो उसको ऑनलाइन डिलीवर करवा लेते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन पाकिस्तान में पहुंच जरूर जाते हैं। आप जब इन केमिकल्स को टाइप करेंगे ऑनलाइन, एक दुनिया खुल जाएगी कंपनीज की, एंड यू कैन गेट इट डिलीवर्ड। ठीक है, मतलब ये मार्केट से, हमारी मार्केट से नहीं मिलते, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। लेकिन जो आपने हमें बाकी सोर्सेज उसके बताए हैं, उसके थ्रू नहीं ये पूरा हो सकता है? मैंने आपको अगेन ये बताया है कि एक इंसान जिसको कोई मैग्नीशियम की कमी का सिम्टम नहीं है, ठीक है, वो ऑर्गेनिक ग्रीन पाउडर्स ले तो उसके लिए अच्छा है। लेकिन जिसको, क्योंकि इतनी तो बेसिक जरूरत है ना, लेकिन जिसको कमी का सिम्टम है उसको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। अच्छा, उसको लेना पड़ेगा, तब जाएगी, फिर जाएगा। आप यकीन करें कि इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं जिनको लगता था उनको डिप्रेशन है, और उनको था क्या मुनीबा, सिर्फ विटामिन डी और मैग्नीशियम की कमी, उससे ट्रीट किया मैंने। हाँ, मतलब ज्यादातर लोगों को विटामिन डी और मैग्नीशियम की वजह से होता है। बिल्कुल। और मैग्नीशियम अच्छा आपका ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट करता है, आपकी हार्ट बीट भी रेगुलेट करता है, यू फील कामर। लेकिन अगर अब बहुत से लोग हैं वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं कि वो बाहर से ये प्रोडक्ट्स मंगाएं, तो पाकिस्तानी कोई ऐसी चीज बता दे कि खा सकते हैं। दे कैन गेट इट फ्रॉम माय ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला, पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। अच्छा, दूसरा फॉलिक एसिड की कमी, इसकी वजह से भी बहुत से आपको पता है कि जिनकी प्रेगनेंसी का भी प्रॉब्लम हो जाता है, इसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, फॉलिक एसिड तो हर उस लड़की के लिए लाजिम है जो प्रेग्नेंट होना चाहती है, जो प्रेग्नेंट हो चुकी है। उसकी रीज़न क्या, आपके पास जो पहले 3 महीने होते हैं प्रेगनेंसी के, उसमें आपके पास जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें आपके पास बच्चे की न्यूरल ट्यूब बन रही होती है। पहले 3 महीने में ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, आपके ऑर्गन्स बन रहे होते हैं। अगर आपके पास विटामिन B9 कम होगा तो आपके पास न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा फॉलिक एसिड बच्चे में बाकी DNA चेंजेस नॉर्मल करने में भी काम आता है। ठीक है। सो फॉलिक एसिड तो कमी है नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता, सबने लेना है विटामिन B9। अच्छा, और फॉलिक एसिड डाइट में किस चीज में प्रेजेंट है आपके पास? सबसे ज्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में और रेड मीट में, रेड मीट के अंदर, और ग्रीन हरी सब्जियों में बहुत है। ठीक है, हरी सब्जियों में। लेकिन ये मुझे ये बताइए कि फिर जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लेना होता है या उससे पहले, अगर आपने कंसीव कर लिया तो उससे पहले आपने खाना है? आपकी शादी की डेट फिक्स हो गई है, ठीक है,
आप फॉलिक एसिड खाना शुरू कर दें, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, और Yeah. उसकी कितनी डोज होनी चाहिए? फॉलिक एसिड की डोज 1000 mcg होनी चाहिए। मैं मिलीग्राम नहीं कह रही हूँ, मैं माइक्रोग्राम कह रही हूँ। या आप इसको मुनीबा कॉम्प्लेक्स, फॉलिक एसिड इज अ टाइप ऑफ बी विटामिन। आपके पास 8 टाइप के बी विटामिन होते हैं, आप इसको एज अ कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हैं। ठीक है, वो सबसे बेहतर है कि आप अपने जो है ना कंसल्ट करें अपने प्रोफेशनल बिल्कुल डॉक्टर बिल्कुल, से। बट वो बी आपको नाइन बता एवरीबॉडी सकता कैन है। टेक विदाउट वो कंसल्टेशन। वो ठीक है, वो कर सकता है। दूसरा मुझे बताइए, जिंक की कमी की वजह से भी कहते हैं कि आपका इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, तो जिंक हमें कहाँ से मिलता है? आपको एक मजे की मैं बात बताऊं, अब ये जब कोविड हुआ था, इतने सारे लोगों का जायका वापस नहीं आया ना। पता है क्यों वापस नहीं आया? मैंने इतने सारे लोगों के टेस्ट बड्स वापस लेके आई हूँ। इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्री में बता रही हूँ। सिर्फ जिंक 20 मिलीग्राम स्टार्ट कर दें। जिंक का अगेन आपने चिलेट नहीं लेना है, और जिंक आपने ऑक्साइड नहीं लेना है, और जिंक सल्फेट नहीं लेना है। जिंक या आप ग्लूकोनेट लेंगे या जिंक आप बिस्ग्लाइसिनेट लेंगे। आपको पता है ये कोविड के बाद बहुत सारे लोगों का टेस्ट क्यों चला गया? और पता है किन लोगों का टेस्ट चला गया? जिनके जिस्म में जिंक ऑलरेडी कम था। अब किन के जिस्म में जिंक ऑलरेडी कम था? अब जब कोविड के वायरस ने या किसी भी वायरस ने अटैक किया, जिस्म ने अपना हथियार फेंकना ना। जिस्म का हथियार था विटामिन डी, जिस्म का हथियार था जिंक। अब जाहिर है जिस्म उसको बहुत ज्यादा यूज कर रहा था। अब कोविड का अटैक तो चला गया, अब जिसके जिस्म में जिंक नॉर्मल था, उसके जिस्म में जिंक ने वो जंग सर्वाइव कर ली और जिंक रहा। उसका जायका नहीं गया। जिसके जिस्म में जिंक नॉर्मल नहीं था, बिकॉज जिंक आपका सेंस ऑफ टेस्ट कंट्रोल करता है और ओडोर कंट्रोल करता है, और आज तक लोगों का ओडोर वापस नहीं आया, आज तक लोगों का सेंस ऑफ टेस्ट वापस नहीं आया, क्योंकि आप में कोविड के टाइम की जिंक की कमी बैठी हुई और उस वक्त से आपने पूरी नहीं की। आपको पता है जिंक सबसे ज्यादा किस चीज में होता है? अगेन वही जो आप नहीं खाती, रेड मीट। अच्छा, रेड मीट में आपके पास सबसे ज्यादा मौजूद होता है, शेल फिश में आपके पास सबसे ज्यादा मौजूद होता है। तो खुदा के लिए गोश्त खाना शुरू कर दे, किसी वजह से ही हलाल है। दूसरी चीज, आप जिंक ग्लूकोनेट सप्लीमेंट ले सकते हैं, जिंक बिस्ग्लाइसिनेट ले सकते हैं। और अगर आपका गट खराब है ना साथ, तो आपने जिंक कार्नोसिन लेना है। ये अंदर से मैदे के और आंतों के जख्म हील करता है। और अगेन डोज 15 मिलीग्राम कम से कम और 50 मिलीग्राम ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा, बहुत से लोग कहते हैं जी हमारी स्किन, हमारे बाल ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और बाल में शाइनिंग नहीं है, खूबसूरत बाल नहीं है, स्किन खराब हो रही, नेल्स खराब हो रहे हैं, उसके लिए किस तरह के मल्टीविटामिन्स खा? अच्छा, हज़ारों रीजन है इसकी। अब फॉर एग्जांपल जैसे आपके जिस्म पर थ्रेट आती है ना, तो ऐसा नहीं होता कि आपके जिस्म पे कोई अटैक है और आपका दिल बंद हो गया और आपके फेफड़े बंद हो गए। जिस्म पहले अपने छोटे छोटे फंक्शंस को बंद करते हैं और वो क्राई ऑफ हेल्प होती है। जिस्म क्या करेगा? बाल खराब कर देगा, स्किन खराब कर देगा, नाखून खराब कर देगा, बताएगा कि मसला शुरू हो गया, लेकिन दिल बंद नहीं करेगा, दिल ठीक काम करेगा। तो जब आपको ये वाले मसले शुरू हो गए, समझ है आप में न्यूट्रिएंट्स की कमी शुरू हो गई है, लेकिन जिस्म ने अपने इंपॉर्टेंट चीज़ों को बचाने के लिए आपकी छोटी चीज़ों को खराब करना शुरू कर दिया आपको बचाने के लिए। अगर आपके बाल खराब है तो सबसे पहले तो आप ये टेस्ट कराएंगे, आयरन का टेस्ट करवाएंगे, B12 का टेस्ट कराएंगे, विटामिन डी का टेस्ट करवाएंगे, थायराइड का टेस्ट कराएंगे और अपना टेस्टोस्टेरोन चेक कराएंगे। क्यों भाई? मेल हार्मोन क्यों चेक कराएंगे? क्योंकि अगर आपके स्कैल्प में एक सर्टेन साइड ऑफ टाइप ऑफ टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो जाए, तो आपका जो स्कैल्प फॉलिकल है ना, आपके फॉलिकल को वो घुट देता है, दबा देता है और बॉल्डनेस हो जाती है। और औरतों में, मर्दों में बॉल्डनेस हो जाती है, औरतों में हो सकता है कि ये एंड्रोजेनिक एलोपेशिया सिर्फ पतले बालों की सूरत में भी खुद को जाहिर करे। अब जिन लोगों का थायराइड अच्छा काम नहीं करता, उनके तो आईब्रोज के भी बाल उड़ना शुरू हो जाते हैं ना, और सर के भी। पहले आप ये टेस्ट करवाएं, जब आपकी कॉज होगी तो आपका ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट होगा। तो आज का सेशन मेरे लिए तो बड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा है, बहुत अच्छा रहा है। मुझे बहुत सी चीज़ें जो है ना वो सीखने को मिली है डॉक्टर सहर से। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल किस तरह करना है और कौन कौन सी कॉज के साथ अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसके हवाले से आपने करना है। डॉक्टर सहर चावला हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर सहर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और बात करके, खासतौर पर इस टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, किसी भी इंसान की कामयाबी की असल वजह उसका नज़्म ज़ब्त होता है, चाहे फिर उस कामयाबी का ताल्लुक़ उसकी ज़ाती ज़िंदगी से हो या पेशा वराना ज़िंदगी से हो। और तारीख़ गवाह है कि दुनिया की तरक्की याफ्ता अक़वाम ने पहले ख़ुद को मुनज़्ज़म किया है और फिर तरक्की उनका मुक़द्दर बनी है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप ज़िंदगी में कोई मकसद हासिल करना चाहते हैं ना, तो कामयाबी की रेसिपी यानी कि अपनी ज़ात को मुनज़्ज़म करना सीखें और बामकसद
ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने अहदाफ बनाएं, यानी अपने ख़यालात, अपने जज्बात, रवैयों और आदतों में तवाज़ुन बरकरार रखते हुए नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करें, क्योंकि जब तक आप मुनज़्ज़म नहीं होंगे तब तक किसी अच्छी और कामयाब ज़िंदगी के हसूल की तवक्को नहीं की जा सकती है। तो आज हमने इसमें बात करनी है कि लाइफ गोल्स और सिस्टमेटिक अप्रोच किस तरह अपनी ज़िंदगी में आप अचीव कर सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। लाइफ कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लोहार में। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, आज हमने बात करनी है अपने लाइफ गोल्स को हमने अपनी ज़िंदगी में किस तरह अचीव करना है, वो भी सिस्टमेटिकली। सबसे पहले बात होती है जनाब, अगर आपने कामयाब इंसान बनना है तो एक तो नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखना है, ठीक है। दूसरा ये कि मुनज़्ज़म ज़िंदगी गुजारनी है। अब लोगों को समझ नहीं आता नज़्म व ज़ब्त और मुनज़्ज़म है क्या। मुझे ये बताइए कि क्या सिर्फ उसूल बना लेना अपनी ज़िंदगी में और उनके ऊपर रिजिडली काम करना, बाज़िद रहना उन्हीं उसूलों पर, यही नज़्म व ज़ब्त होता है? देखिए, नज़म से हम स्टार्ट करते हैं, हाँ गोल्स को बाद में ले आते हैं, डिसिप्लिन को पहले ले आते हैं। जी। डिसिप्लिन या नज़म बेसिकली ज़िंदगी है। अब आप समझिएगा क्या, पूरी की पूरी कायनात का निज़ाम एक ख़ास डिसिप्लिन में, एक ख़ास नज़म में चलता है। सूरज एक ख़ास सिमत से निकलता है, ख़ास सिमत में गुरूब होता है। हाँ जी। चाँद का अपना मदार है। ज़मीन सूरज के गिर्द किस तरह घूम रही है, ये अलहदा से है। पानी एक ख़ास रुख पे बहता है, उसका रुख मुतय्यन है। पहाड़ों को मेखों की तरह ज़मीन पर गाड़ा गया, ये नज़म है दुनिया का। जिस दिन ये नज़म टूट गया, जिस दिन सूरज सवा नेज़े पर आ गया, पानियों ने रुख बदल लिया, पहाड़ रुई के गालों की तरह हवा में उड़ने लगे, तो उस दिन को क्या कहेंगे? क़यामत। यानी जब तक कायनात एक सर्टेन डिसिप्लिन में काम कर रही है, रवां दवा है, तब तक जिंदगी है। जिस दिन ये डिसिप्लिन टूट गया, वो दिन क़यामत का दिन है। अब इसे आप अपनी ज़िंदगी पे देखिएगा। ठीक है। हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी कई क़यामतें आती हैं। एक तो वो बड़ी क़यामत है ना, वो सौर इसराफिल फौंका जाएगा, होगा, ठीक है। एक छोटा सा आपसे सवाल पूछ लेता हूँ आज, हालांकि ये काम आपका होता है लेकिन सवाल मैं पूछ, आज कोई बात नहीं, इजाज़त है। दुआ पे हम सबका कामिल यकीन है, बेशक, और आपका भी बहुत यकीन होगा दुआ पे, पक्की बात है ना? हाँ जी। मस्जिद जैसी मुतबर्रक जगह का हम फर्श खोदते हैं, उसमें गंदम का बीज बोते हैं, उसमें खाद पानी रोशनी का बंदोबस्त करते हैं, और फिर मेरे और आपके जैसे गुनाहगार बंदे नहीं, आलम दीन, नेक लोग, हाफिज़ वहाँ बैठ के तलावत करते हैं और दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह अंगूर की फसल अच्छी हो जाए, या अल्लाह अंगूर की फसल अच्छी हो जाए, या अल्लाह अंगूर की फसल अच्छी होनी चाहिए। अब आप मुझे बताइए, क्या ये दुआ कबूल होगी? नहीं होगी भाई, वो तो आलिम लोग हैं। हाँ जी। लेकिन दुआ भी तभी कबूल होती है अगर वो क़वानीन कुदरत से मुताबिकत रखती है, और अल्लाह का कानून है जो बोगे वो काटोगे। तो अगर आपने उस कानून की वायलेशन की तो दुआ भी कबूल नहीं होनी। अब हमारा अलमिया ये है कि हम में से अक्सर लोग जहरीली जड़ी बूटियों का बीज बोते हैं, ठीक है, सुस्ती का, काहली का बीज बोते हैं, नेगेटिविटी का बीज बोते हैं, और तवक्को रखते हैं कि उनकी एक शानदार कामयाब ज़िंदगी होगी, वे मज़ेदार फसल काटेंगे। तो ये तो कानून कुदरत के खिलाफ है, जो बोगे वो काटोगे, ये कानून कुदरत है। मेहनत का बीज बोगे तो आसानियों का समर काटोगे। तो सबसे पहले यह है कि आप ये तय कर लें कि जो ज़िंदगी जीना चाहते हैं उसके मुताबिक आपको बीज बोना पड़ेगा। क्या बात है। उसके बाद सिस्टमेटिक आप बात कर रही थी, आम तौर पे मैनेजमेंट की क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि गोल्स जो हैं वो स्मार्ट होते हैं। अच्छा। गोल 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 नहीं होते, स्मार्ट होते हैं। जबकि मैं इससे एक स्टेप आगे जाता हूँ। मेरी अपनी एक किताब है, मैंने उसमें कॉन्सेप्ट दिया है, गोल स्मार्ट नहीं होते, स्मार्टर होते हैं। ओके। स्मार्ट जो वो कहते हैं एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। आप लोगों से कहते हैं मैं कामयाब होना चाहता हूँ, अभी किस में कामयाबी किसे कहते हैं? आपकी कामयाबी और है, मेरी कामयाबी और है। तो पहला स्टेप है स्पेसिफिक, आपको पता होना चाहिए आपको चाहिए क्या। दूसरा, इट शुड बी मेजरेबल। एम, स्मार्ट का एम स्टैंड्स फॉर मेजरेबल। ओके। मसलन लोग कहते हैं यार अमीर होना चाहता हूँ, कितना अमीर होना चाहते हो? कितना, किसकी निस्बत, मैं खुशी चाहता हूँ, तुम्हें खुशी कैसे मिलेगी, मेजर कैसे करेंगे? आपका गोल मेजरेबल होना चाहिए। ठीक है। तीसरा है स्मार्ट का ए, अचीवेबल, ह्यूमन कैपेसिटी के अंदर हो। वो अचीवेबल है भी है कि नहीं? आपने एक ऐसा गोल बनाया जो अल्लाह ताला ने कुछ बाउंड्रीज मुकर्रर की है ना आपके लिए बतौर ह्यूमन, तो वो ह्यूमन कैपेसिटी में है कि नहीं, अचीवेबल। ठीक है। उसके बाद आर, रेलेवेंट,
ठीक है। मसलन मैं आपसे जो हमारे व्यूअर्स से सवाल पूछ लेता हूँ कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक हो जाएं? सारे कहेंगे हाँ, सारे चाहते हैं, लेकिन रेलिवेंट पावर, अथॉरिटी, रिसोर्सेज आपके पास नहीं है, तो ये गोल पूरा नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास नहीं है। ट्रू, दैट्स ट्रू। ठीक है ना। तो जो आर स्टैंड्स फॉर रेलेवेंट, आप जो मकसद हासिल करना चाहते हैं उससे रेलेवेंट नॉलेज, स्किल्स, पावर, वो होने अथॉरिटी, चाहिए आपके पास। ये होने चाहिए आपके पास। सही, ठीक उसके है। बाद टी स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड, आप कब अपने मकसद को हासिल होता देखना चाहते हैं। ठीक है। मसलन आपने कहा जी कि जैसे लोग पैसे की बड़ी बात करते हैं कि मैं अमीर होना चाहता हूँ, आप दुआ भी मांगते हैं या अल्लाह मुझे अमीर कर दे, या अल्लाह मुझे अमीर कर दे, फिर आप 60 साल के होते हैं, रिटायर होते हैं, तो पेंशन मिलती है, आप अमीर हो जाते हैं। अमीर हो जाते हैं। आप कहते मेरा ये मतलब नहीं था। तो टाइम बाउंड ये है कि या अल्लाह मुझे किस साल में क्या चाहिए, उसके मुताबिक आप मेहनत करें। मैंने प्लान किया कि मुझे इस साल अपनी गाड़ी चेंज करनी है, मुझे अगले साल घर चेंज करना है, उससे अगले साल उसके मैंने ये करना मुताबिक, हाँ, है। आपने टाइम मेहनत बाउंड, करनी है, जब ठीक है। तक आप अपने अहदाफ को टाइम फ्रेम में नहीं लेके आएंगे, वो आपके ख्वाब तो रहेंगे, गोल नहीं बनेंगे। ओह, ये स्मार्ट है जो मैनेजमेंट की क्लास में पढ़ाया जाता है। स्मार्टर क्या अब होता हमारा अगला स्मार्टर अपने कल्चर के मुताबिक ई स्टैंड्स फॉर एथिकल। एथिकल, ओके। अगर आपके अहदाफ व मकासद एथिकल नहीं हैं, आप कवानीन कुदरत से टकराते हैं, तो आज नहीं तो कल आप कुदरत की पकड़ में आ जाएंगे। मैं स्मार्ट बताया मैंने आपको। एक चोर है स्मार्ट, स्पेसिफिक, मैंने असलम ज्वेलर के घर चोरी करनी है, ठीक है। मेजरेबल, उसके घर 2 किलो सोना पड़ा हुआ है, वो उठाना है। अचीवेबल, उसके पास चोरी का सारा सामान भी है और तजर्बा भी है, रेलिवेंट नॉलेज भी है, और टाइम बुध वाले दिन शाम को 2 बजे इतने जाऊंगा। बजे, ठीक है। स्मार्ट पूरा है और वो चोरी कर भी लेगा। ठीक है। कितने दिन, कितने साल, कितने महीने, एक वक्त आएगा कि कवानीन कुदरत से टकराने की वजह से वो कहते हैं 100 चोर की और एक लोहार की, जिस तरह की होती है, जो भी है, 100 सुनार की होता है, ये कुछ और मुहावरा है। खैर ये हमने मुहावरा ही गलत बोल दिया है। खैर, तो चोर की माँ कब तक खैर मनाएगी, कुछ इस तरह का मुहावरा है। तो वो कभी ना कभी कुदरत की गिरफ्त में आ जाता है। तो अगर आपके गोल्स एथिकल हैं, अखलाकी कदरों के मुताबिक हैं, तब अल्टीमेट सक्सेस है। ठीक है। और आखिरी है स्मार्टर आर है रियलिस्टिक। हमारे अक्सर अहदाफ रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है। हम दुआएं मांग रहे होते हैं, खुद काम नहीं कर रहे होते। मैं अक्सर लोगों से सेमिनार में पूछता हूँ कि मुझे एक बाबा जी मिले हैं, उनके पास जिन है और वो कहते हैं कि मैं किसी को भी ये जिन दे सकता हूँ, तो आप में से किस किस को जिन चाहिए, और आधे लोग हाथ खड़ा कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ कि यार 40-50 साल की एज में आके अभी भी आप ये सोचते हैं कि कोई जिन आपके कब्जे में आएगा और आप काम करेंगे, तो फिर आपकी ज़िंदगी का क्या बनेगा। तो आज तक हम इस चक्कर में हैं कि किसी की नज़रें करम हो जाए, कोई बाबा जी मुझे सीने से लगा लें, कोई ख्वाब में ऐसा मामला हो जाए, मुझे कोई ख़जाना मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये गोल्स रियलिस्टिक नहीं है। रियलिस्टिक होना चाहिए, आपको मैदान अमल में उतरना चाहिए। ठीक है। अगर आपके गोल्स इस सिस्टमेटिक अप्रोच पर पूरे उतरते हैं, स्मार्टर हैं, फिर आप मैदान में उतरते हैं, अल्लाह का फजल तलब करते हैं, तो इसके कभी इम्कानात हैं कि अब जल्द या बदेर हो पाते हैं, ज़िंदगी में कामयाब हो पाते हैं। अब ये सारी हमने सुना दी है मामलात कि किस तरह आपने लाइफ गोल्स बनाने हैं और अचीव किस तरह करना है, स्मार्टर किस तरह बनना है। अब ये कह लें कि 77 साल की पिछली पूरी हमने चीज़ बताई है, उसको कंपाइल करके बता दी है कि हो क्या रहा था। हाँ, कि ये हो क्या रहा था। अब अगले अगर देख लिए कुछ सालों में अगर देखा जाए, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि यूथ के ऊपर हम बहुत डिपेंड करते हैं। हमारी जो यूथ है वो 60 to 70% है। उनके आजकल के जो मामलात आप देखें, उनका माइंडसेट आप देखें, उनकी एक्टिविटीज़ का आप एनालिसिस करें, तो उनमें जल्दबाजी बहुत है, उनके अंदर पेशेंस लेवल नहीं है। इसके अलावा वो कहते हैं शॉर्टकट से अगर हमें मामलात हमारे हो पा रहे हैं तो हम कर लें, हमारे गोल्स अगर उसके मुताबिक हो पा रहे हैं तो हम कर लें। हमें जल्दी जल्दी हर चीज़ चाहिए, हमें विद इन अ नाइट जो है ना हमें मिलियनर बनना है, तो उनके लिए क्या होना चाहिए? जैसा कि आपने कहा कि ये शॉर्ट साइटेड लोग हाँ हैं, जी, कहते हैं इजी कम इजी गो। ठीक है। अमेरिका में एक रिसर्च हुई, अमेरिका में लॉटरी बिजनेस, जुआ, कैसीनोज बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे लोग इस तरह के कामों में बड़े इन्वॉल्व रहते हैं। तो उन्होंने एक सर्वे किया कि गुज़िश्ता चंद सालों में जितने भी लोग लॉटरी के ज़रिए या जुए के ज़रिए मिलियनर बने, डॉलर्स में, मतलब रुपयों में नहीं, उनकी ज़िंदगी पर सर्च की जाए तो पता चला कि जितने भी लोग लॉटरी के ज़रिए या जुए के ज़रिए मिलियनर बने, उनमें से 97% 3 साल के अंदर अंदर पहले से भी बुरी हालत में चले गए। अच्छा, यानी जैसी पहली जिंदगी गुजार रहे थे, उससे भी करोड़पति डॉलरों में बनने के बाद वो उससे भी पीछे चले गए। वजह क्या हुआ कि जब पैसा उनके पास आया तो पैसे का साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ था मेहनत का। किसी ने नशे में, शराब में पनाह ली, कोई नाइट क्लबों में पनाह लेने लग गया, कोई और तरह की याशियों में पड़ गया, उन्होंने काम काज छोड़ दिया और नतीजा ये हुआ कोई क्राइम्स में चले गए कि वो अपनी असल से भी पीछे हट गए। ठीक है। जब तक आपकी मनी का साइकिल पूरा नहीं होगा, आपके पास मनी रहेगी नहीं, आएगी भी तो चली जाएगी।
ओके। ये जो क्विक फिक्स वाले लोग हैं, शॉर्टकट्स वाले, मैं अक्सर इन्हें कहा करता हूँ कि याद रखिए आपका प्रॉब्लम ये है कि आप चाहते हैं कि आपका चेक बड़ा हो, आमदनी का चेक बड़ा हो। एक्चुअली जब तक आप खुद बड़े नहीं होंगे वो चेक बड़ा किसी काम का नहीं है। खुद को बड़ा करें, सेल्फ डेवलपमेंट पर काम करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि दुनिया के जितने भी आप लॉन्ग टर्म प्लानर्स देख लें, उन्होंने कम अज़ कम 5 साल से स्टार्ट किया और 20 साल तक के गोल बनाए, कुछ इससे भी आगे गए। जितने बड़े बड़े बिजनेसेस डेवलप हुए, बड़े बड़े काम हुए, वो मिनिमम 5 साल से स्टार्ट करते हैं कि 5 साल में मैं इस फेज़ पर होऊंगा, 10 साल में इस फेज़ पर होऊंगा और अगले डेकेड में इस फेज़ पर होऊंगा। तो अभी भी अगर देख लें जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, जितने तो भी हैं। उन्होंने पिछले कितने डेकेड्स की उनकी मेहनत है, फिर जाके बनते हैं। और हम जैसे लोग जो हम उनको देखते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा ये इस सदी में बन गया तो हम भी अगले ही मिनट में बन जाएंगे, अगले सोशल मिनट में। मीडिया में हम भी फेमस हो सकते हैं, इससे मार्क आपको- जकरबर्ग बन सकते हैं, एलॉन मस्क बन सकते हैं, इनके मुकाबले में आ सकते हैं। इससे मुझे एक ज़बरदस्त वाकया याद आया मोहम्मद अली कले का। उसका वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मुकाबला गालिबन सोनी लिस्टन से मुकाबला था। 2 करोड़ लोगों ने वो मुकाबला लाइव देखा। अच्छा। मुकाबला शुरू हुआ, मुकाबले की घंटी बजी। जिन लोगों ने मुकाबले की घंटी बजते हुए देखी वो मुकाबला नहीं देख सके। ओह। हुआ ये कि इधर से घंटी बजी, उसने फ्रंट हैंड से पंच किया और पहला ही पंच ऐसे लगा कि वर्ल्ड चैंपियन नॉकआउट। मोहम्मद अली कले को गालिबन $55 मिलियन उस मुकाबले का, उस पंच का मुआवजा मिला। $55 मिलियन और 1 सेकंड में फैसला हो गया था। अच्छा। पसीना भी नहीं आया उसे। वाह। तो एक सहाफ़ी ने आके उससे पूछा कि वेल $55 मिलियन, मतलब मिलियन डॉलर्स की बात कर रहा हूँ और मिलियन 10 लाख का होता है, बताता चलूँ कि $55 मिलियन कमाने में कितना वक्त लगा। 1 सेकंड लगा था। मोहम्मद अली कहता है 21 साल और 1 सेकंड। हाँ, क्या बात। वो कहता है क्या मतलब? वो कहता है पंच मारने में 1 सेकंड लगा और इस पंच को इस काबिल करने में 21 साल लगे। क्या बात है, क्या बात। तो आप भी जब मेहनत करते हैं, टिका के मेहनत करते हैं, कई साल मेहनत करते हैं, तो फिर जब कामयाबी का लम्हा आता है वो उससे पिछले कई साल और आने वाले कई सालों का अजाला कर देता है। क्या बात। तो ये साइकिल पूरा करना जरूरी है। वो टाइम का साइकिल हो, वो किसी भी चीज मेहनत का का, साइकिल हो, टाइम मेहनत का, का, जिद्दोजहद का। हाँ, वो आपको साइकिल करना ज़रूरी है कि आप उसको पूरा करें, अपनी मेहनत जारी रखें। किसी भी चीज़ के हवाले से जनाब आपको परेशानी आती है, ज़िंदगी अप्स एंड डाउन्स का नाम है, लेकिन ये इसका असूल नहीं है कि आप घर पर बैठे रहें, आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहें और आप ये ख्वाहिश करें कि जनाब हमने पूरी जो दुनिया है उसको फतह करना है। ऐसा नहीं हो सकता, उसके लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हमारे साथ डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। लाइफ गोल्स के हवाले से बात कर रहे थे और सिस्टमेटिकली हम उन गोल्स को किस तरह अचीव कर सकते हैं उस पर हमने बात की। और जनाब अब कुछ शहर के हवाले से बात कर लेते हैं कि शहर में क्या क्या मामला चल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है मैंने कि जो ताख़ीर से बिल अदा करने वालों के लिए सहूलत निकाली गई है और लेस्को ने बिलिंग सिस्टम में थोड़ी सी तब्दीली की है और बिल की आखिरी तारीख गुजरने के बाद 3 दिन बाद अगर आप बिल जमा कराते हैं तो हाफ लेट पेमेंट सरचार्ज आपको अदा करना पड़ेगा। इसमें मज़ीद क्या क्या तब्दीली की गई है इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ फ़ाहद अमीन मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे बात करते हैं। फ़ाहद साहब बताइएगा, लेस्को ने जो बिलिंग सिस्टम में तब्दीली की है इसका क्या क्या फ़ायदा होने वाला है सारिफीन को? जी बिल्कुल, बिजली सार्फिन के लिए एक अच्छी खबर है कि लेस्को की जानिब से जो है वो बेसिकली तो ये नेपरा की हिदायत पर किया गया है अमल दरामद, और नेपरा ने नया टैरिफ जो है वो लागू किया था, वो अब जो है वो उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। लेस्को की जानिब से अपने सिस्टम में जो है वो तब्दीली की गई है और इस तब्दीली के बाद जो रिलीफ दिया गया है घरेलू सार्फिन और दीगर सार्फिन को, वो ये है कि अगर कोई सार्फ आखिरी तारीख तक जो है वो अपना बिल अदा नहीं कर पाता तो उसके पास 3 रोज जो है वो होंगे और उन 3 रोज में जो है वो हाफ जो उसका लेट पेमेंट सरचार्ज होगा वो जमा करा के तो अपना बिल अदा कर सकेगा। अगर चौथे दिन जमा कराएगा तो फिर उसको पूरे सरचार्ज के साथ जमा करवाना पड़ेगा। अब पहले जो सिस्टम ये था कि पहले अगर सारिफ अपना बिल अदा मुकर्रर तारीख तक नहीं अदा कर सका तो फिर उसको पूरे जो है वो उसका सरचार्ज अदा करना पड़ता था। यानी कि अगर किसी का बिल 10,000 है तो उसका 500 या 600 रुपये सरचार्ज था, उसका सारा का सारा उसको सरचार्ज के साथ अगले रोज बिल जमा करवाना पड़ेगा। तो अब ये जब सिस्टम में तब्दीली की गई है उसके मुताबिक अगर किसी का 10,000 बिल है और उसका 600 रुपये सरचार्ज है और वो उसकी आखिरी तारीख 20 है, वो 20 तारीख को जमा नहीं करवा सकता, 21 को, 22 को, 23 को जमा करवाता है तो उसको जो है वो 600 रुपये में से 300 रुपये
जो है वो लेट पेमेंट सरचार्ज के तौर पर जमा करवाने पड़ेंगे और 300 रुपए जो है उसको अच्छा, वो दूसरा उसका फाद फायदा साहब, मैं एक और जो खबर है वो जानना चाह रही हूँ। मीटर मैन्युफैक्चरर्स, डेस्कोज और पीपीएमसी अफसरान का मुबैना गठजोड़ सामने आया है और जो ग्रीन मीटर्स जो ख़रीद रहे हैं सार्फिन, वो महंगे और गैर मयारी ख़रीद रहे हैं। इस खबर के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त तो जो सूरत हाल ये है कि लेस्को की जानिब से जो ग्रीन मीटर्स हैं और एएमआई मीटर थे उनके लिए जो है वो एनओसी जारी की जाती है और वो मार्केट से खरीदने पड़ते हैं। ग्रीन मीटर पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई थी आज से जो है वो 2 माह कबल। तो लेस्को की जानिब से ये कहा गया था कि ग्रीन मीटर जो हैं वो नहीं लगाए जाएंगे। अब जो नेट मीटरिंग के लिए मीटर इस्तेमाल होते हैं वो एएमआई मीटर इस्तेमाल किए जाएंगे। तो सूरत हाल ये थी कि लेस्को की जानिब से उस ग्रीन मीटर की एनओसी जारी की जाती थी। सार्फिन को जो है वो मार्केट से ग्रीन मीटर खरीदना पड़ता था किसी भी कंपनी से। तो जो कंपनियां थी और जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनका मामला ये था कि ग्रीन मीटर जो है वो चूंकि कंपनी लेस्को के पास वो मीटर नहीं थे और उसके पास फेस्को ये भी जो है वो खुद मीटर्स नहीं दे रहे थे और ये मार्केट से मीटर मिल रहे थे, इसलिए मार्केट में इनकी कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करने लगी और खुद साख्ता इसमें जो है वो इजाफा कर दिया गया। ग्रीन मीटर की जो कीमत थी वो मार्केट में 45,000 रुपए तक जो है वो पहुंच गई, हालांकि इसकी एक्चुअल कीमत जो है वो 30 से 32,000 रुपए तक थी। अब भी इस वक्त सूरत हाल ये है कि ग्रीन मीटर जो है वो 35 से 36,000 रुपए में मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है, जो ब्लैक में मिल रहा है, क्योंकि जो है वो एएमआई मीटर्स जो हैं वो भी आ नहीं रहे और ग्रीन मीटर्स जो हैं वही कंटिन्यू किए गए हैं गुज़िश्ता 3 माह से लेस्को की जानिब से। यानी कि एक दफा पाबंदी लगा दी गई, उसके बाद फिर एनओसी दे दिया गया 10 दिन का, फिर एनओसी दे दिया गया, 1 माह का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि उसमें तौसीक कर दी गई। और चलें, ठीक है जी, ये लाहौर शहर की सूरत हाल थी, खासतौर पर लेस्को के हवाले से और ग्रीन मीटर्स के हवाले से हमने बात की है। फ़ाद अमीन हमारे साथ मौजूद है। फ़ाद, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं उस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कायम मकाम चेयरमैन प्लानिंग बोर्ड आसिफ तुफैल की ज़ेर सदारत सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ और उस इजलास में 11 अरब 23 करोड़ रुपए के तरक्याती फ़ंड्स मंजूर किए गए और ख़ास तौर पर स्मार्ट सेफ सिटीज़ प्रोजेक्ट फ़ेज़ 1 पर 5 अरब 18 करोड़ रुपए जो है ना वो ख़र्च होंगे। अब ये ख़र्च किस मद में होंगे जनाब कि सेफ सिटी अथॉरिटी जो है ना वो अपने कैमराज़ को मज़ीद एक्सपांड करना चाह रही। पूरे लाहौर में ज़्यादा तादाद में अब कैमराज़ हमें लगे हुए नज़र आएंगे। मसला ये है कि जनाब एक तरफ जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कैमराज़ हैं उसमें से 4,500 में से 2,500 कैमरा तो ऑलरेडी ख़राब हैं, जिनकी कोई मुरम्मत नहीं कराई गई, मेंटेनेंस नहीं कराई गई और दूसरी तरफ नए कैमरास लगाए जा रहे हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन जो ऑलरेडी ख़राब है पहले उनको हमें सही करवाना चाहिए था, फिर एक नए इनिशिएटिव के ऊपर जाना चाहिए था। अब सेफ सिटी कैमरास के थ्रू हम जराइम की हवाले से भी चीज़ों को कह लें कि मॉनिटर कर सकते हैं, फिर ई चलानिंग भी मॉनिटर हो रही है, देन स्मोक के मामलात भी इस हवाले से मॉनिटर होंगे। तो बड़ा अच्छा और इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है। तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मुदस्सिर हुसैन मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। मुदस्सिर, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मुदस्सिर, सेफ सिटी अथॉरिटी प्लान करी है एक्सपांड करने के हवाले से लाहौर में, तो क्या मामलात हैं ये? सिर्फ प्लानिंग ही होती है, लेकिन जिस तरह मैंने बात की कि ऑलरेडी 2,500 कैमरास ख़राब हैं, तो पहले उनको नहीं मुरम्मत कराना चाहिए था, फिर नए इंस्टॉल करने चाहिए थे? बिल्कुल, सेफ सिटी का बड़ा अच्छा मंसूबा है। अच्छी बात है कि पूरे पंजाब में इसको फैलाया जा रहा है। पहले जो है वो लाहौर में था, फिर इसको ननकाना में शुरू किया गया और उसके बाद फिर कसूर में शुरू किया गया। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, इसको पूरे पंजाब में फैलाना चाहिए, हम इसके ख़िलाफ़ नहीं हैं। सबसे अहम बात यह है कि जैसे आपने बात की कि जो ख़राब कैमरे हैं उसको ठीक होना चाहिए। ठीक है, अब देखें कि बहुत सी जो इंसिडेंट होता है, डकैती होती है, चोरी होती है और कोई हादसा हो जाता है या फिर दाखिली खारजी रास्ते हैं, वहाँ पर अगर कैमरे ख़राब होंगे तो तफ्तीशी अफसर जो है वो क्या करेंगे। अभी सेफ सिटी हकाम से मेरी बात हुई, उनके ये अपने फिगर हैं कि 70% उनके कैमरे चल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, और 30% ख़राब हैं। ठीक है,
तो अभी 30% जो कैमरे हैं ये देखें कि पिछले 5-6 साल से खराब पड़े खराब चल रहे हैं, सही। ठीक है। अब इसमें मसला क्या है? मसला यह है कि इसमें सबसे बड़ी हुई जो हवावे कंपनी थी, निजी कंपनी थी जी, चाइना की, उसने जी। ये कैमरे लगाए थे। सही। अब हम ठीक करवा रहे हैं पाकिस्तान की कोई निजी कंपनी से, ठीक है। अच्छा। हाँ, अब ये बहुत बड़ा जो है वो बैरियर आ रहा है। तो क्या वो हुआवे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया हाँ, हमारा? उससे कॉन्ट्रैक्ट बड़ी कोशिश की पिछली गवर्नमेंट ने भी, अच्छा। इस गवर्नमेंट ने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉलर के रेट इतने बढ़ गए कि जब उन्होंने लगाए थे तो डॉलर का रेट 104 रुपये था। अच्छा। ठीक है, अब देखें डॉलर का रेट 300 से नीचे आया, 270 है, हाँ। 275 है, इस तरह का डॉलर का रेट चल रहा है। अब उन्होंने कहा कि हम इस रेट पे तो बिल्कुल काम नहीं करेंगे, ठीक। नेगोशिएशन चलती रही, मुज़ाकरात होते रहे। अब ठीक है, वो नहीं फिर कामयाब नहीं हो सका। अब मसला ये है कि निजी कंपनी, जिस कंपनी ने ये बनाए हैं या लगाए हैं, उनको ज़्यादा पता है इनका, ठीक है। Obviously, हाँ, उनकी अब product है। ये जो निजी कंपनी जो है वो लगा रहे हैं पाकिस्तान की, इसको ठीक कर रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर तक जो है नहीं, ये वो जो चल पाकिस्तान सकेंगे। की निजी कंपनी इसको ठीक करी पिछले 5-6 सालों से ठीक कर रही है और ठीक ही ये नहीं हो पाई। पहले तो इनके साथ नेगोशिएशन चलती रही ठीक ना, है। हवावे के साथ 2-3 साल चलती रही ठीक है। नेगोशिएशन, आजी की सतह पे भी, गवर्नमेंट की सतह पे भी, सारे पुलिस अफसरान वो की नहीं सतह हो पे भी। पाई, ठीक है। अब ठीक है, जब ये एमडी सेफ सिटी एसेंस यूनस आया तो उसने फिर कहा कि इनके साथ तो नेगोशिएशन कामयाब ठीक है। नहीं हो रही। उसने फिर जो है वो फिर निजी कंपनी से उन्होंने कहा ठीक तो करवाने हैं किसी तरीके से, तो काम ऐसे तो नहीं चलना। फिर उसने निजी कंपनी से कहा कि आप ठीक करें, लेकिन सबसे बड़ा जो अंदर की बात सबसे बड़ा है कि ये उस तरीके से ठीक तो कर देंगे, लेकिन ये फिर देर पा नहीं होगा, फिर ये हाँ, ख़राब हो जाएंगे, जी। ठीक है। अब पैसे भी लग जाएंगे, जब ये बात उनसे गारंटी ले लेंगे इतनी देर तक जो है वो ख़राब नहीं होंगे। ये बड़ा जो है वो अहम बात आ रही है इस हवाले से, इस कैमरे को ठीक करने के हवाले से। सेकंड ये है कि जो निजी हाउसिंग सोसाइटी बनी है उनके 2200 कैमरे इन्होंने लिंक किए हैं, इंटीग्रेटेड किए हैं, ये अच्छी बात है कि ठीक है। उनको भी उन्होंने स्कोर किया है, सेव किया है। और सबसे अहम बात है जो बड़ी मार्केटें हैं जिनके कैमरे अच्छे हैं उनको भी लिंक अपने करने। ये लूप में लेके आ गए, अपने नेटवर्क में लेके आ गए। देखिए। अच्छा, जिस तरह मुदस्सिर मैं अपने इंटरव्यू में बता रही थी कुछ पॉइंट्स के जिनके लिए ये सेफ सिटीज़ कैमरास हेल्प कर रहे हैं, जिसमें स्मॉग की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारे ट्रैफिक की, चलानिंग की, दिन हम देखते हैं कि बाकी मामलात भी है, जराइम के हवाले से भी है। तो अगर ये आधे से ज़्यादा ख़राब है, 30% अगर ख़राब है, तो कौन कौन से सेक्टर्स में जो है ना इसकी वजह से हमें थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? देखिए जो अहम इशारा में जो कैमरे लगे हुए जी। हैं, जिसमें मार रोड है, किनार रोड है, फिरोजपुर रोड है या लक्ष्मी चौक है, ये जितने भी बड़े अहम इशारा हैं वहाँ पर जो कैमरे जो हैं ना वो ख़राब हैं। अच्छा, ठीक है। बड़ी अहम शाहराहों पे कैमरास खराब हैं? हाँ, नहीं सारे नहीं खराब, मेरे कहने का मतलब कुछ है कि हैं, कुछ हाँ, हैं, कुछ ठीक हैं, है। ठीक है। अब इसमें ये है कि इनकी बैटरियां भी जो है वो भी उनकी ठीक है। ख़राब हो गई हैं। और सबसे अहम बात यह है कि बैटरियां चोरी होने की भी बड़ी शिकायत आई, ठीक है। सही। उसकी भी कोई 30 के करीब जो है वो FIR हुई। और सबसे अहम बात यह है कि वो चोर नहीं अभी तक पकड़े गए, अच्छा, एक आधा चोर के अलावा कोई बड़ा गैंग नहीं पकड़ा गया। ओके। तो ये बड़े जो हैं वो हर्डल्स आ रहे हैं। अब देखें कि आपके कैमरे लगे हुए हैं जो उतारते हैं, कम से कम आप उनको तो सेव करो ना पहले, कि उन चोरों को तो पकड़ा जाए कि वो कैसे उतारते हैं, कैसे जो है वो उनको कहाँ बेचते हैं। जाहिर है वो बेचने Obviously बेचते हैं ना कहीं जाके, हाँ। वो चोरी करता है तो वो बेचने के लिए हाँ। करता है। तो उनको अभी तक कोई बड़ी कामयाबी जो है वो सेफ सिटी को इस हवाले से नहीं अगर मिली। ओवरऑल क्राइम रेट देखा जाए तो इसकी वजह से मुतासर हुआ है और वो बड़ा है। क्राइम रेट तो पुलिस का ये दावा है कम हुआ है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में हम ये कहते हैं कि कम नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, कम दुपट्टे नहीं की हुआ। कार्रवाई, खासतौर पर मोटरसाइकिल चाहे चोरी की हाँ। कार्रवाई, ये थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आती है, कम ज़्यादा होता है, लेकिन उसके बाद फिर जो है वहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो जो स्ट्रीट क्राइम की कार्रवाई है ना, दुपट्टा मारने की, खासतौर पर जो आम शहरी की सवारी है मोटरसाइकिल, उसकी चोरी जो है वो कम नहीं हो रही। और ये नहीं है कि मोटरसाइकिल कोई बाहर चला जाता है, यहाँ पे ही उसको खोला जाता है, इन्हीं मार्केटों में उनके हाँ, पुर्जे उसके बेचे parts जाते जो है हैं, बेचे उसके जाते पार्ट्स हैं। बेचे जाते हैं, ठीक है। मोटरसाइकिल नहीं बेचते, लेकिन उनके पार्ट्स जो है ना वो बेचते हैं। तो उनको पकड़ना तो इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो पुलिस है ना, उसकी सबसे ज़्यादा ड्यूटी लॉ एंड ऑर्डर पे है, अच्छा। ठीक है। उन्होंने जो है वो PTI के एहतजाज को रोकना है कि कोई, अब कल की मैं आपको बताऊं कि एक ट्वीट होता है कि हमारा लिबर्टी में एहतजाज हो रहा है, उसके बाद होता है कि हमारा इधर इस्तांबुल चौक में हो रहा है, हाँ। चेयरिंग क्रॉस पे हो रहा है, पुलिस उधर से इधर भागती है, उधर से अच्छा। उधर भागती है। तो ये पुलिस की तो मैं कहता हूँ कि इस तरह लॉ एंड आर्डर में दौड़ें लगी हुई, जो उनका असल काम है अवाम की जो है ना हिफाजत करना, तहफ़्फ़ुज़ करना,
चोरों टिकटों को उनके पकड़ना, सामान और उस पे माल को, उस पे उनकी जान की हिफाजत करना, उस पे बिल्कुल। पुलिस की जो है तवज्जो हटी हुई है। अच्छा। सेकंड, ये सेफ सिटी को कैमरे मामून होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 2017 में जो धमाका हुआ था जिसमें उसमें बड़ा मामून उसमें बड़ा, था। उसके बाद जो है ना इनके कैमरे ख़राब होना शुरू हो गए। 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद फिर इनके मसले बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए। लेकिन अभी तो हमें और भी ज़्यादा चाहिए, जिस तरह आगे स्मॉग आनी है और उसके हवाले से ख़ासतौर पे जो ई चलानिंग हो रही है और वो गाड़ियाँ जो कि मुज़र सेहत धुआं जो है छोड़ रही होती हैं, उनको टारगेट करने के लिए तो हमारे सेफ सिटीज़ कैमरास की बहुत ज़रूरत है हमें। बिल्कुल बहुत ज़रूरत है, और जब तक ये मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं ना हाँ होंगे जी, तब तक हम ये दावा नहीं कर सकते कि हम इसको उन गाड़ियों को पकड़ सकेंगे, उन चोरों टिकेटों को पकड़ सकेंगे जो सरेआम अहम शहरों पर चोरी टिकेटी की वारदातें कर रहे हैं, झपट्टे की वारदातें कर रहे हैं, और जो ख़ास तौर पर जो ख़वातीन जो शॉपिंग के लिए जाती हैं उनके बैग छीन कर फ़रार हो जाते हैं और वो बड़ी परेशान होती हैं। और सबसे अहम बात है कि आप देखें कि इचरा मार्केट बड़ी अहम मार्केट है, वहाँ पे इनके कैमरे ख़राब हैं। अच्छा। तो पुरानी नारकली में जो अंदर के कैमरे हैं वो इनके जो है वो ख़राब हैं, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते। तो ये इनको जो है ना इस पे ठीक है, ये जो एहसन यूनुस साहब आए हैं एमडी सेफ सिटी, वो पूरी जो है वो इस पे लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा वो कह रहे हैं जी टाइम दें, टाइम लगेगा। तो कितना टाइम लगेगा ये अभी कोई पता नहीं है कितना टाइम लगेगा, 5 से 6 महीने लगते हैं या पूरा साल लगता है। जितनी जल्दी ये ठीक होंगे उतनी जल्दी ये जो मामलात है हमारे ये। अच्छा, दूसरा मुद्दा से जैसे हमने बात की कि सिर्फ इनके कैमराज ही ख़राब हैं, ये जो अंदर अमला स्टाफ बैठा हुआ है उनका विजन भी ख़राब हो गया। कुछ दिन पहले आपको याद है कि हमने आपसे बीपर पे बात की थी कि गाड़ी वाला बंदा है, उसको चालान घर पे गया है कि जो उसने हेलमेट नहीं पहना गाड़ी के अंदर, और वो लोग जो कि हेलमेट पहन के चला रहे होते हैं उनको भी गलत चालानिंग की जा रही होती है कि जी आपने हेलमेट नहीं पहना। तो ये इनकी विजन भी ख़राब हुआ है। मेरे ख्याल में जो टेक्निकल स्टाफ है उनकी भी मिस्टेक है कि वो इस तरीके से नहीं तो क्या उनकी मिस्टेक है? बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर है काम का, उनको कोई सहूलियात नहीं मिल रही, क्या मसला है कि गलत चालानिंग करने जा रहे हैं अब ये लोग? नहीं, प्रेशर तो होता है जब एक सख्त अफसर आए ऊपर से, वो थोड़ा सा प्रेशर करे कि आपने काम करना है। लेकिन एक गाड़ी में और एक मोटरसाइकिल में तो बड़ा फर्क होता है कि गाड़ी में बैठ के तो नहीं ना कोई हेलमेट पहन के चलाएगा। इस हवाले से जैसे मेरी कॉल ऑफ हुई और पेपर ऑफ हुआ तो उसके बाद सेफ सिटी के तर्जुमान की कॉल आई, तो उसने कहा कि जी ये जो है वो नंबर प्लेट उसने गलत लगाई हुई थी। अच्छा। मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट लगाई हुई थी, हमने नंबर प्लेट्स पे एक साइज़ के डेटे से जो है वो चलान करने होते हैं। अच्छा। लेकिन ये है कि आप अगर नंबर प्लेट गलत लगाई हुई थी तो नज़र तो आपको आ रहा है, उसकी पिक्चर में तो पूरी आ रही है ना, सिर्फ खाली नंबर प्लेट थोड़ी आ रही है, ये तो पूरी पूरी गाड़ी आ रही होगी उस पिक्चर में, पूरी गाड़ी आ रही है। तो अगर नंबर प्लेट गलत थी साइज की तो पता तो चल रहा था कि ये बंदा गाड़ी में बैठा हुआ है, नंबर प्लेट उसने गलत लगाई है, वो और चलान बनता है। ये तो ना लिखे कि उसने हेलमेट नहीं पहना। ये असल में ये लाहौर में भी इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं और शेखुपुरा में भी इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, इन दोनों में। जो कि उसका इनका अगला टारगेट है शेखुपुरा और सियालकोट में इन्होंने सीएम ने इफ्तिताह करना है जल्दी जाके सेफ सिटी का, और इनका कोशिश है कि वो जल्दी करवा दें। तो इस हवाले से अभी जो स्टाफ है वो पूरी तरह ट्रेन नहीं हुआ, तो उनको बैठा दिया है कि आप चलान करें। तो मेरे ख्याल में पहले उनको मुकम्मल ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनसे बताना चाहिए कि ये बंदा गाड़ी में है, मोटरसाइकिल में नहीं है, तो इसका आपने चलान गाड़ी का करना है, इसका मोटरसाइकिल का करना है। तो ये मिस्टेक जो है ना ये कर रहे हैं, और ये ब्लंडर्स हैं, मिस्टेक थोड़ी हो है जाते हैं, ह्यूमन एरर्स हैं, बट फिर भी आपको सोच विचार करके गौर व फिक्र करके फिर करनी चाहिए ये चीज़ें। बिल्कुल इस तरह ही करनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि सेफ सिटीज़ के जब इनको इस तरह के जो बंदे हैं जो गलत करते हैं उनको पूछताछ भी होनी चाहिए, उनसे उनको शोकाज भी करना चाहिए, और उसकी ये वजाहत नहीं है, उनकी प्रॉपर वजाहत भी मीडिया को देनी चाहिए कि ये मिस्टेक हुई है, टेक्निकल से स्टाफ से ये मिस्टेक हुई है। तो उनको पूरी जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक इस तरह की मिस्टेक आती रहेंगी, और इस तरह लोगों के लिए और सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वो मजाक बनता रहेगा। और ये अच्छे इदारे का अगर मजाक बनता है तो उनके लिए लम्हा फिक्री है, उनकी रेपुटेशन इमेज के लिए बड़ा वो ख़राब एक मामला हो जाता है। तो जनाब ये हमने बात की है सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के हवाले से कि कैमरास को एक्सपैंड किया जा रहा है। पहले पूरे लाहौर में हमने देखा कि कैमरास के थ्रू नज़र रखी जाती थी, अब पूरे पंजाब में इस चीज़ को, इस प्रोजेक्ट को एक्सपैंड किया जा रहा है। उस हवाले से हमने बात की। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। से ओ नहीं आया, दिल बांग बांग मेरा टकराया, गागा बोल के दस जावे,
ਪਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਦੀ ਚੂਰੀ ਨੂੰ ਰਾਵਾਂ ਚ ਪਾਵਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਵਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੇ ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਆ ਜਾਵੇ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਆ ਜਾਵੇ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦਸਤੂਰੀ ਨੂੰ ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਹੈ ਬਥੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੂੰ ਆਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ दास्तां ना दिखलाया दिल हमारा दे सहारा ख्वाहिशात अधूरी नू वारी मैं चावा मैं तेनू बुलावां गल सारी तां होवे मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे हाँ बनिया बनाया दी गल बात किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे आ चले लेके तुझे है जहाँ सिलसिले तू है वही है तेरी कमी बना दे सजा दे बना दे हमें बना दे सजा दे बना दे हमें अगवावा मजबूरी नू आण जाण दी पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू वारी मैं जावा मैं तेनू बुलावा गल सारी तां होवे मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे क्या बात है जनाब, बहुत ही खूब। वेलकम बैक टू जागो लाहौर और वी हैव विद अस यंग टैलेंट और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ थी। ईमान फातिमा ने हमें ज्वाइन किया है और उसके साथ साथ हमें सियाम खान ने भी ज्वाइन किया है और क्या ही खूबसूरत गाना गाया है उन्होंने। तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। ईमान आपको वेलकम कहते हैं एंड सियाम वेलकम टू जागो लाहौर। कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक हैं? बड़ी अच्छी आवाज़ है आपकी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और माशाल्लाह बड़े अच्छे नोट्स हैं आपके। तो थोड़ा सा बताएं अपनी जर्नी के बारे में। अभी तो आप यंग ही लग रही हैं, बहुत ज़्यादा यंग लग रही हैं, तो कैसे इस जर्नी को स्टार्ट किया आपने? जब मैं छोटी थी ना, जैसे स्कूल में कंपटीशंस वगैरह होते अच्छा। हैं तो वहाँ पे नात वगैरह पढ़नी और हाँ। आहिस्ता आहिस्ता फिर जब मैं कॉलेज में गई तो मेरा और मतलब शौक डेवलप हो गया। अभी मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। अच्छा और वैसे भी जो मेरे भाई हैं वो सिंगर हैं। अच्छा। करीम खान है उनका नाम। तो उन्हें देख देख के और और शौक बढ़ गया। जब वो कॉन्सर्ट्स वगैरह करते थे तो मैं उनके साथ जाती थी और उन्हें लाइव परफॉर्म करते वाह, देखती वाह, थी। वाह, तो मेरा बड़ा शौक होता था कि मैं भी इतने बड़े स्टेज पे परफॉर्म करूं। फिर मैंने पीजीसी के कॉन्सर्ट्स वगैरह किए। अच्छा। मजाक रात में भी परफॉर्म करके ओह, गई। इसके वाह। अलावा अभी लास्ट टाइम पंजाब का कंपटीशन हुआ है, हीर यू आर कंपटीशन। फ्रॉम पीजीसी? या पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में से? Yeah. ठीक है, ओके। तो ये लास्ट टाइम मेरा कॉन्सर्ट था, फंक्शन था सॉरी, अच्छा हीर कंपटीशन का। तो वहाँ Okay. पे मैंने फर्स्ट पोजीशन ली और वन लाइक जो प्राइस है वो हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, वाह जी वाह, क्या बात है। तो ये टैलेंट है जिसकी हम बात कर रहे थे कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से उनका ताल्लुक है। आप भी से हम पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से ही हैं? जी जी, मैं वहीं से पास आउट हूँ। अच्छा, वहीं से पास आउट हुए। तो आपकी जर्नी के बारे में बताइए हमें। मेरी जर्नी भी तकरीबन ईमान से काफ़ी मिलती जुलती है। अच्छा। हमारे जो बड़े भाई हैं उनसे ही मुझे भी शौक डेवलप हुआ। अच्छा। उनको सुनते थे, देखते थे, तो उन्हीं से ही फिर फर्दर मैं भी पहले तो अलाइड स्कूल्स अच्छा, में। दोनों बहन भाई हैं? जी जी, हम दोनों बहन अच्छा, ओके ठीक है। तो इसका मतलब जो बड़ा भाई था उसी ने दोनों को ना Yeah. इन्फ्लुएंस किया है कि बिल्कुल। आप भी साइड पे हैं। बिल्कुल ओके, ऐसे ही, बिल्कुल। चले, दैट्स गुड। तो मतलब ये ईमान आपसे छोटी है, जी ईमान मुझसे तो पहले आप में आया होगा वो चीज़ सिंगिंग की, फिर ईमान में आई होगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर अब तीनों बहन भाई जो है ना घर में बैठ के जैमिंग करते होंगे। Exactly. ये होता है और किसी का ज़रूरत ही नहीं होती होगी कि बिल्कुल। बाहर से किसी को बुलाना ऐसे है। ही। तो आप किस तरह का जॉनरा पसंद करते हैं? मेरा जो जॉनरा है वो सॉफ्ट
मुझे सॉफ्ट सॉन्ग्स जो मेलोडी सॉन्ग्स मेलोडी सॉन्ग्स मेलोडी ज़्यादा अच्छे पसंद है। लगते अच्छा, और ईमान आपको? मुझे लाइक क्यूबी एंड नोरा सिस्टर्स। अच्छा, उस समय के बाद थोड़ा सा जो कह लें कि थोड़ा सा हॉट कह लें कि हिप हॉप Folk, साइड और yeah. फॉक टाइप Yeah, तो वो थोड़ा सा मुश्किल नहीं लगता आपको? नहीं। या इजी लगता? सही लगता है। सही लगता है। अच्छा, तो किसको पसंद करती हैं, किसको सुनना ज़्यादा पसंद करती हैं? मैं ज़्यादा नोरा सिस्टर्स को। नौरा सिस्टर को पसंद करती हैं सुनना। अच्छा, और आप सियाम किसको, कौन फेवरेट सिंगर है जिसको सुनते हैं? इन पाकिस्तान मेरा फेवरेट सिंगर है आतिफ असलम अच्छा, एंड बाकी हमारे जो नेबर्स हैं इंडिया से है। हाँ, तो उनमें अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह तो सबको ही पसंद है मेरे ख्याल से आजकल। तो खैर सियाम, आप भी हमें कुछ सुनाएंगे? क्या sure. सुनाने वाले हैं? मैं आपको पाकिस्तानी एक OST सुनाऊंगा, वो पागल सी का। अच्छा, वो पागल चलें जी, डन। अखियां नु तेरी दीद दी पना चाही, अखियां नु तेरी दीद दी पना चाही, असर दवाए छड़ गई दुआ चाही, अखियां नु तेरी दीद दी पना चाही, तरल में पावा किंज समझा पेड़ दीवार लब ना पाऊं मैं खोला किताब खेड़ी, मैं इश्क ते कर ले आए मैं वफा चाही, अखियां नु तेरी दीद दी पना चाही, सजा मिली है बेवजह वजह चाहिए, अखियां नु तेरी दीद दी पना चाहिए। वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत ही अच्छे, इतने टैलेंटेड दोनों बहन भाई हमारे साथ मौजूद हैं। तो कहीं से सीख भी रहे हैं आप दोनों, बाकायदा तौर पर क्लासेस ले रहे हैं या नहीं, नहीं? ऐसे अभी तक किसी से नहीं? जो भाई से सुनते हैं उन्हें अच्छा। सुनते हैं देखते हैं और बस, और बाकी जो लिसनिंग स्किल्स हैं उनसे ही उसी से सीखते further हैं। तो अभी आप क्योंकि पीजीसी में पढ़ रही हैं, तो वहाँ पर भी ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन्स होते हैं, Yes, वहाँ पे yes. भी एक म्यूजिक सोसाइटी है जहाँ पे yes, सिखाया जाता है, तो yes. उसका क्या सारा सिनेरियो बताइए हमें, वहाँ पे किस तरह सीखती हैं आप? वहाँ पे जब भी कोई फंक्शन होता है ना, हाँ. तो उसका प्रॉपर जैम होता है। ओके, वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं वो सब बच्चे स्टूडेंट्स ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पे इसी बेस पे भी, टैलेंट बेस पे भी स्कॉलरशिप्स जी, मिलती जी, हैं। सो जब भी अभी हमारा आ रहा है यूथ फेस्टिवल, तो वहाँ पे भी हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब भी कोई फंक्शन वगैरह होता है, पहले उसका प्रॉपर जैम होता है और देन उसे सिखाया perform किया जाता है कि मतलब स्टडीज के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज या टैलेंट को भी प्रमोट Yes, किया yes, जाता है, yes. पॉलिश किया जाता है पीजीसी में। तो दोनों का बहुत शुक्रिया, लेकिन जाते जाते एक और सॉन्ग आपसे, आप दोनों सुनाएंगे या मिल के सुनाएंगे? तो मुझे इजाजत देनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना जाते जाते, जो इन दोनों का गाना सुनते जाइए। चलें। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागलियां जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर लूं 100 जन्म में, चाहे वो जो भी भला, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या गर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं,
तेरा मेरा है प्यार